हाय दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आज हम क्लास 10th का जो साइंस पार्ट 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें करवा दो। तो आज का सेशन पूरा उसी के ऊपर है। आज हम पूरा साइंस पार्ट 1 है क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर हुआ है, यानी कि 2020 में जो हुआ है, ठीक है, उसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा पेपर देखेंगे साइंस पार्ट 1 का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दीपक है और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, साइंस पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो ये मैं अपना स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे। ठीक है, तो अभी तक आपने अपने दोस्तों के अंदर शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो देखिए पहले चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले आप हेडिंग देख लीजिए क्या है। महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 है ये। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में जो हुआ था उसका है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A। तो यहाँ पर देखिए, राइट द प्रॉपर आंसर इन द बुक। देखिए मैं ये क्यों करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है और इसका प्रॉफिट क्या होगा। देखिए, अगर आपकी अभी तक पूरा तैयारी हो चुकी है, पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो, उस चीज़ का आंसर लिखो और फिर वापस से देखो कि वो आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी मैथ्स का मैं अगली वीडियो में मैथ्स का लेके आऊँगा, तो मैथ्स में आप ऐसा करना, आप जैसे भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप पॉज करना, पॉज करने के बाद आपको उसका आंसर निकालना है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको देखना है किस तरह से आया। अगर आपका आंसर आ गया है फिर भी आपको देखना है कि किस अप्रोच से आया है, जो मैंने अप्रोच बताई है उससे आया है या आप कुछ और करके आ रहे हैं। अब ये साइंस का जैसे कि मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो साइंस में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ये फ़ायदा रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर आंसर इन द बॉक्स। तो आपको दो फिगर दिख रही होगी, M1 एंड M2, और दूसरी फिगर के अंदर भी M1 और M2 दिखा है और बीच में आपको डिफरेंस यानी कि D दिख रहा है। पहले वाले में D लिखा है और दूसरे वाले में 3D लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, देखिए GM1 M2 डिवाइड में 9D²। तो इसका आंसर किस तरह से आया होगा, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स डाउन मतलब F डाउनलोड मतलब F को फाइंड करना है। ठीक है, तो F को फाइंड करेंगे तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा इसके अंदर, ये वाला GM1 M2 अपॉन D², आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना किस तरह से, पहले तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया वो कितने मार्क्स का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A लिखा है, जितने मार्क्स का आपका आंसर होगा उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग, 5 मार्क्स का है। टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, देख लेता हूँ मैं। 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है। तो आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिल रहा है। तो आपको पूरा लंबा सारा नहीं लिखना है, 1 लाइन का 2 लाइन का लिखना है बस। यहाँ पर क्या लिखा है, एज गिवन इन द सेकेंड फिगर के अंदर क्या बोला है, देखिए डिस्टेंस इज़ 3D। हमारा जो दूसरा फिगर है उसके अंदर डिस्टेंस कितना है, 3D है। सो रिप्लेसिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो हम जो हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, GM1 M2 डिवाइड में D², उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, 3D से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैं पेन लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप GM1 M2 अपॉन में D की जगह पे क्या लिख दिया इन्होंने, 3D² इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, जब हम 3D का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 और D², तो हमें क्या मिल गया, GM1 M2 अपॉन में 9D², जो कि यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है आप वापस मुझसे पूछो, कमेंट में पूछो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई बताऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन डोबेनियर ट्रायड्स lithium, sodium, potassium, the atomic mass of lithium and potassium are 6.9 and 39.1 respectively. What will be the atomic mass of sodium? तो हमें इसमें लिथियम और पोटेशियम का हमें वैल्यू दी गई है, कितनी दी है, लिथियम की दी है 6.9 और पोटेशियम की दी है हमें 39.1। हमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो हमें सोडियम का मास पूछा है। तो देखिए किस तरह से आपको लिखना है, देखिए आंसर के अंदर देखिए आप, द लॉ ऑफ डोबेनियर ट्रायड्स,
द लॉ ऑफ डोबेनियन ट्रेड्स स्टेट दैट, इतना लिखा। उसके बाद क्या लिखना है देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। इसमें क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ डोबेनियन ट्रेड्स स्टेट्स दिस। हमारा जो लॉ ऑफ डोबेनियन ट्रेड्स है वो क्या बोलता है, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जो एटॉमिक मास है सोडियम का, इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। यानी कि जो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज है किसके मास से, लिथियम और पोटेशियम के मास से। तो हैंस एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू, हम किसका एवरेज निकालेंगे, किसका एवरेज निकालेंगे, लिथियम और पोटेशियम का। वही तो हमें बोला है, हमारा जो एटॉमिक मास है किसका, सोडियम का, जो कि एवरेज है लिथियम और पोटेशियम से। तो एवरेज किस तरह से निकालते हैं, 1 नंबर प्लस 2 नंबर को ऐड करेंगे, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 6.9 और प्लस 39.1 2 नंबर है, इनको ऐड करके इनको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23। ओके, आपको बस इतना याद रखना है, जो हमारा जो सोडियम है वो एवरेज है किसके मास से, लिथियम और पोटेशियम से। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है, मज़ा आ रहा है वीडियो को, तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के अंदर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तभी आगे की वीडियो आएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए, अ कॉनकेव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। आपको क्या पूछा है, अ कॉनकेव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ये क्या है, फॉल्स है। अब इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, अभी हमें बताना है कि क्यों फॉल्स है। ठीक है, व्हेन द रिफ्रैक्टेड रेज थ्रू द लेंस आर कन्वर्ज एट वन पॉइंट। क्या बोल रहा है, व्हेन द रिफ्रैक्टेड रेज, जो रिफ्रैक्टेड रेज हमारी थ्रू द लेंस के थ्रू आर कन्वर्ज एट वन पॉइंट पे आती है, इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। हाउएवर कॉनकेव लेंस स्प्रेड द लाइट दैट इज रिफ्रैक्टिंग थ्रू इट। हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो स्प्रेड करता है लाइट को दैट इज रिफ्रैक्टिंग थ्रू, हैंस कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इतना आपको क्लियर करना है। ठीक है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लिखोगे तो भी 1 मार्क्स, कम लिखोगे तो भी 1 मार्क्स। किसमें समझदारी है, कम लिखने में। क्वेश्चन नंबर 4, by considering first correlations complete the second correlation। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, by considering first correlation complete the second correlation। क्या है, हब्बल HUBBLE हब्बल टेलीस्कोप 569 किलोमीटर हाई फ्रॉम अर्थ सरफेस, रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ हब्बल टेलीस्कोप। इसका सेकेंड पेज पे आंसर देखने को मिलेगा आपको। आंसर है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, if the height of the satellite orbit above the earth surface is in between 180 किलोमीटर and 2000 किलोमीटर। इसमें क्या बोल रहे हैं, if the height of the satellite, हमारी जो सैटेलाइट की जो हाइट है, ऑर्बिट अबाउ द अर्थ सरफेस के ऊपर, इज इन बिटवीन 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, यही बोल रहा है। द ऑर्बिट आर कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं। Hence, the revolving orbit of Hubble telescope is low Earth orbit, right? ये आप लिखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर राइट डाउन कर सकते हो या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में टिक लगा सकते हो इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हो ना, ये आपको बहुत आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। एग्जाम में बैठ के सोचोगे, हाँ मैंने अच्छा किया कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। इसमें हमको बताना है फाइंड द ऑड मैन आउट। तो टेनिंग में पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप सब मतलब ध्यान से देखिए आप। ठीक है, मैं पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है पेन यूज़ करने के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या बोला है, टेनिंग है, एनोडाइजेशन है, अलॉइंग है, फ्रॉड फ्लोटेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट है फ्रॉड फ्लोटेशन। क्यों है, देखिए, टेनिंग, एनोडाइजेशन एंड अलॉइंग आर द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मेटल। इसमें जो टेनिंग है, एनोडाइजेशन है एंड अलॉइंग है, ये सब क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर। ये प्रोसेस है किसकी, थिन लेयर को कोटिंग करने की, किसके ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, लिखा ना, मेटल ऑन द सरफेस ऑन अदर मेटल्स।
While froth flotation is a process for selectively separation hydrophobic material from hydrophilic and is used in mineral processing, पेपर रिसाइकलिंग एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन क्या करते हैं, हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने साइंस में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए खत्म हो चुका है, 5 मार्क्स आपने अभी तक देखे हैं। अगले 5 मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है ये। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे से आप मार्क्स बटोरते जाओगे। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डैश रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो साइंस है, मैं आपसे मैथ्स में पूछूंगा। ठीक है, तो अभी तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको मैथ्स में पूछूंगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ आयरन, जब हम आयरन का रिएक्शन करवाते हैं आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट, यानी कि आयरन नेल का हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट से, जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्यों होता है, देखिए आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, आयरन जो रहता है वो मोर रिएक्टिव रहता है कॉपर की वजह से, कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड सच एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, hence the displacement reaction happens and blue color of copper sulfate is altered to light green color of iron sulfate। इतना तो आपको सबको क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, गिवन बिलो इज द रिएक्शन। रिएक्शन देखिए, Fe यानी कि आयरन हो गया, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट होगा, एक्वस कंडीशन में है। ठीक है, ये एक्वस लिखना मत भूलिएगा। फिर एरो मार के आपको क्या करना है, FeSO4 प्लस कॉपर निकल जाएगा साइड में। ठीक है, ये रिएक्शन है। इतना सबको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या डायग्राम है भाई बताइए। तो ये डायग्राम है, इसको आप ऑब्जर्व करो पहले। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, ऑब्जर्व करो पहले। चलिए देख लिया अच्छे से, ये 4 ऑप्शन भी देख लो। जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छे से ईमानदारी से, उनको पता चल गया होगा आंसर। ठीक है, जो नहीं बच्चे नहीं पढ़े तो उनको तो रट्टा मारना पड़ेगा और तो क्या। तो इसका जो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज ए इज लेस देन इन बी। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a ray of light makes an angle of 50 degree with the surface S1 of the glass slab, its angle of inclination will be। तो क्या बोल रहा है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक एंगल बनाती है 50 डिग्री का सरफेस के साथ ऑफ द ग्लास स्लैब के ऊपर। इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा क्या रहेगा, 40 डिग्री रहेगा। किस तरह से रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सारे लॉ पढ़ने हैं, सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, जो भी थियरम है वो पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स के अंदर तो 5 मार्क्स का थियरम आता है। ठीक है, वो आपको पढ़ना है, जैसे कि 30, 60, 90 और बहुत सारे थियरम है वो आपको याद करने हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज डिनोटेड एज आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड एज आर। ठीक है, I फॉर इंसिडेंस एंड R फॉर रिफ्लेक्शन। आई होप आप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड ऑल ऑफ यूर क्लियर। द एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन है नहीं है। ठीक है, द एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर 50 प्लस I प्लस R प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये मैं अभी आपको समझाने नहीं बैठा हूँ कि ये कैसे आया है। अगर आपने लॉ पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन वाला तो आपको क्लियर होगा। जस्ट मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ना कि आपको सारे बेसिक से कंप्लीट करवा रहा हूँ। राइट, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो आपको पहले से अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाके देखिएगा टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 50 प्लस I प्लस R प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 प्लस I प्लस I इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंस I इक्वल्स टू R, क्योंकि I क्या है, R के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2I इक्वल्स टू 180 डिग्री, 100 उधर चला जाएगा, माइनस 100 डिग्री। तो 180 में से 100 गया, कितना बचा, 180 में से 100 गया, तो 80 डिग्री प्लस 2 हो गया, क्योंकि ये 2 इधर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 80 डिवाइड हो जाएगा, उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 80 का आधा कितना हो गया, 40 हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिल गया हमें, 40 डिग्री मिल गया। एज ए रिजल्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। इतना आपको करना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छा लगा होगा, जो नहीं पढ़े उनको तो बोरिंग ही लग रहा होगा ना। ठीक है, उन लोग तो क्या बोलने का, अभी उन लोग आते ही हैं नेगेटिव फैलाने के लिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते हो। ठीक है, उनका काम ही है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। ठीक है, आप अपना पढ़िए। ठीक है, पढ़ोगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं पढ़ोगे उधर ही रह जाओगे। वाटर एक्सपांड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो डैश डिग्री। वाटर एक्सपांड करता ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बिलो कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर टी, टेम्परेचर को डिनोट करते टी से, एट विच लिक्विड वाटर हैज़ अ मिनिमम वॉल्यूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द एक्सपेंशन ऑफ वाटर एट लोअर टी टेम्परेचर रिजल्ट फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंजिंग दैमसेल्फ टू मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ देयर इंटरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डेली लाइफ इज़ डैश। हमारा जो कार्बन कंपाउंड है उसको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, किस काम के लिए? एडिबल ऑयल के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन, देखिए। एडिबल ऑयल इज़ अ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोकार्बन्स, इवन इन बेकिंग सोडा and carbon dioxide also are carbon compounds. They are not as commonly used in edible oils, hence the answer is edible oils. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने देख लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1A था 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1B था 5 मार्क्स का। तो टोटल हमने 10 मार्क्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स हाथ से जाने नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ, ये तो न्यूमेरिकल है, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ पावर 50 वॉट एंड 60 वॉट। 2 हमारे पास टंगस्टन बल्ब है जिसके पावर है 50 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उनका। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हमको दोनों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या पूछा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, गिवन लिखना है कि क्या क्या क्वेश्चन इनके अंदर गिवन है और क्या क्या मुझे चाहिए और क्या फॉर्मूला मुझे चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप्स का आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0.5A है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप। इफ़ P1 50 वोल्ट है और P2 60 वोल्ट है एंड वोल्ट हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 220 का वोल्ट, देन टू फाइंड क्या करना है हमें, करंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, P = VI, P = VI। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा आपको। तो टोटल पावर इक्वल्स टू P1 + P2 कितना है 50 और 60, दोनों को ऐड कर देंगे तो 110 वॉट आ जाएगा। इसको हम कर देंगे फॉर्मूला के अंदर पुट। हमें I ढूंढना है, तो I ढूंढेंगे तो V उधर चला जाएगा, यहाँ पर इनटू में तो वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो P/V हो जाएगा। P हमने अभी निकाला था 110 वॉट है, तो 110 वॉट को हम डिवाइड कर देंगे 220 से, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। तो 110 / 220 करेंगे तो हो जाएगा 0.5 एम्पेयर। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव साइंटिफिक रीज़न। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिव साइंटिफिक रीज़न। चलिए देखिए करें। इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, एग्जाम्पल आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर एट्सेट्रा, एंड अलॉय सच एन नाइक्रोजोम इज़ यूज नॉट प्योर मेटल्स। तो इस पर आपको साइंटिफिक रीज़न लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पर साइंटिफिक रिजल्ट है, तो आप लिख लो, क्योंकि इसको तो एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर। यानी कि एक मेटल बॉल है जिसका मास है 5 किलो, जो कि एक हाइट से गिरती है 490 मीटर ऊपर से गिरती है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो कितना टाइम उसको ग्राउंड पे गिरने में लगेगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है S = UT + ½ AT²। अगर आपको याद नहीं है तो आपको सारे फॉर्मूले की लिस्ट बनानी है, सारे फॉर्मूले को बाय हार्ट करना है। ठीक है, तो इसको 10 सेकेंड लगेगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट नेम ऑफ फर्स्ट 4 होमोजीनियस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज़ आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज में पहला है मिथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है CH3OH। सेकेंड है इथेनॉल, C2H5OH।
प्रोपेनॉल C3H7OH। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको दो दो बढ़ाना है। पहले हाइड्रोजन में 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर 2 बढ़ा दिए, फिर 2 बढ़ा दिए, तो 2 2 बढ़ाने हैं आपको। और कार्बन में भी 1 2 3 सब कार्बन में 1 1 बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। आपको इस ऑब्जर्व करना है इस फिगर को और कंप्लीट करना है फिगर को, इसको टेबल को। तो पहला है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन F1 एंड O। यहाँ पर देखिए बिटवीन F1 एंड O, ये ऑब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। नहीं तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेरे को मालूम है आपको सबको आता है, ठीक है। बस आपको जस्ट चेक करना है कि आपको कितना आता है। आपको आता है मेरे को मालूम है, पर आपको चेक करना है कि आपको कितना आता है। तो आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, इसको छुपा के रखना है। आपको पहले अपने आप से फिल करना है, फिर देखिए आपने बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मोबाइल में इतना स्टोरेज रहता नहीं है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँ मैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।